हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे ये 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। जहां तक मैट्रिक का सवाल है, 2020 में अमन कुमार ने 449 अंक लाकर तथा 2019 में विकास कुमार पांडे ने 442 अंक लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। दोनों रामगढ़ के रहने वाले हैं। साथ ही अनेकों विद्यार्थी ने 85% अंक लाकर कोचिंग का नाम रोशन किया, जिसका नाम वर्णन करूंगा तो काफी अधिक समय लग जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल शेक्सपियर क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और लेक्चर्स को समझ रहे होंगे और उसके अच्छे से नोट्स भी बना ले रहे होंगे। 10th क्लास के जो भी चैप्टर, सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ में आ रहे हैं और आप उसके नोट्स भी बना रहे हैं, याद भी कर रहे हैं आप अपने आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं और लाइफ प्रोसेस का जो लास्ट प्रोसेस है, जय प्रक्रम का लास्ट प्रक्रम है उत्सर्जन, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग उत्सर्जन का पार्ट 2 पढ़ेंगे और साथ में साथ मैंने जैसे पहले बताया था कि टॉपिक प्लस ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा रहा हूँ, तो टॉपिक के साथ साथ उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी मैं क्लियर कराते जा रहा हूँ। सो लास्ट के इस लेक्चर का लास्ट पार्ट आप मिस ना करें, क्योंकि लास्ट में मैं जो भी ऑब्जेक्टिव्स आज मैंने बताया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बने रहिए वीडियो के साथ, आपको टोटल समझ में आने वाले हैं। चलते हैं लेक्चर की तरफ और फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्यों में उत्सर्जन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज हम लोग जंतुओं में उत्सर्जन पढ़ रहे हैं, तो जंतुओं में उत्सर्जन में जो सबसे जटिल जो जंतु है इस पृथ्वी पर के, वो है मनुष्य। तो मनुष्यों में उत्सर्जन कैसे होती है? ठीक है, तो मनुष्यों में जो उत्सर्जन अंग है वो सबसे मुख्य अंग है वृक्क, यानी किडनी। ठीक है तो अब देखो, अब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं, जो बेकार पदार्थ होते हैं, वो आंसू भी होते हैं, ठीक है, पसीने भी होते हैं, यूरिन भी होते हैं, यानी मूत्र होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने वृक्क का ही जिक्र क्यों किया है? देखो, यहाँ पे हम लोग सिर्फ और हम लोग इस चैप्टर में उत्सर्जन का मतलब, यानी कि जो मनुष्य जो उत्सर्जित करेंगे, मनुष्य जो पदार्थ उत्सर्जित करेंगे, उसमें सिर्फ हम लोग यूरिया की बात करेंगे, है ना। यानी कि यूरिक अम्ल जो है या फिर नाइट्रोजनी जो भी पदार्थ है हमारे शरीर में जो बनते हैं, उसी को शरीर से निकालने का ही हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे, सिर्फ उसी का। पिछला लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ क्या क्या होते हैं, तो सिर्फ हम लोग को उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अगर अच्छे से हो जाता है तो हमारे शरीर का उत्सर्जन भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि मनुष्यों में उत्सर्जन के लिए मुख्य अंग जो होता है वो होती है किडनी, वृक्क। और वृक्क के बारे में मैं बता दूं कि वृक्क जो होता है वो सेम के बीज के आकार का होता है, मतलब इस टाइप का। ठीक है, ये इस प्रकार का एक किडनी होती है। तो वृक्क सेम के बीज के आकार का होता है और शरीर में इसकी संख्या 2 होती है और जो कशेरुक दंड के दोनों ओर पाए जाते हैं। मतलब क्या है कशेरुक दंड? मतलब रीढ़ की हड्डी। जैसे मान लो कि ये रीढ़ की हड्डी है आपकी, ठीक है, तो किडनी जो है वो कशेरुक दंड के दोनों ओर पाई जाती है, इस टाइप से जुड़े रहती है इधर। ठीक है, तो कमर में कशेरुक दंड के लास्ट में
कशेरुकदंड के रीढ़ की हड्डी की दोनों ओर एक एक किडनियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो 2 किडनी पाई जाती है और इसका बीज और इसका जो आकार होता है वो सेम के बीज के आकार का होता है। ठीक है, तो बात आई समझ में। मैंने यहाँ पे क्यों बताया कि मनुष्य में उत्सर्जन के लिए मुख्य अंग वृक्क होता है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ नाइट्रोजनस पदार्थ का ही उत्सर्जन करवाना है, इसी वजह से वृक्क हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और वृक्क के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें बता दी। आगे बढ़ते हैं तो वृक्क का डायमेंशन देख लेते हैं। तो वृक्क की जो लंबाई है वो लगभग 11 सेंटीमीटर है। ये वैरी करते रहता है, अलग अलग आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग, जैसे अगर आप भारतीय भवन पढ़ेंगे तो उसमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कुछ और भी दिया गया है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम लोग मान लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लगभग लिखा है। तो वृक्क की लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है और मोटाई जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। क्लियर, तो वृक्क की लंबाई, चौड़ाई और ये मोटाई है। और वृक्क से कुछ पार्ट जुड़े रहते हैं जो उसको उत्सर्जन में हेल्प करते हैं। तो पहला पार्ट है यूरेटर और दूसरा होता है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरेटर मतलब मूत्राशय और यूरिनरी ब्लैडर का मतलब होता है, सॉरी, यूरिनरी ब्लैडर का मतलब होता है मूत्राशय, है ना। तो और ये यूरेटर जो होता है वो एक पाइप होता है जो किडनी में, जैसे मान लो कि किडनी में, अभी मैं अगर प्रोसेस बताऊंगा आगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन फिर मैं बता दूं कि किडनी में क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये किडनी है। ठीक है, किडनी से यूरेटर निकलता है और लास्ट में इधर होता है यूरिनरी ब्लैडर। तो किडनी में खून आता है और खून छनने के बाद उसका जो भी पदार्थ होता है वो इस यूरेटर से चला जाता है और यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम लोग मूत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 पार्ट हैं जो जुड़े रहते हैं किडनी से। और वृक्क में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है नेफ्रॉन। अभी नेफ्रॉन क्या है, तो देखो वृक्क में सूक्ष्म, लंबी और कुंडलित कुछ नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो देखो वृक्क में एक सूक्ष्म मतलब क्या होती है, छोटी, लंबी लेकिन कुंडलित कुछ नलिकाएं पाई जाती हैं वृक्क में, किडनी में, दोनों ही किडनियों में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, या फिर इसको हम लोग वृक्क नलिका भी कहते हैं। तो अब इसी नेफ्रॉन के बारे में हम लोग को आगे काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। तो नेफ्रॉन का परिभाषा देख लेते हैं क्या है। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इम्पोर्टेंट टर्म है ये, काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है। एग्जाम में कई बार पूछा है कि नेफ्रॉन का परिभाषा बताइए या फिर नेफ्रॉन क्या है, तब आप बताएंगे नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इट मीन्स कि वृक्क जो बना है, वृक्क का मेन कंपोनेंट क्या है, वो है नेफ्रॉन। और वृक्क यानी कि किडनी जो हमारी काम करती है वो किस पे काम करती है, नेफ्रॉन पर ही काम करती है। अगर नेफ्रॉन ठीक ढंग से काम कर रहा है तो किडनी भी ठीक ढंग से काम करेगी, अगर नेफ्रॉन ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है तो वृक्क भी ठीक ढंग से काम नहीं करेगी। इसी वजह से कहा गया है कि नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और नेफ्रॉन जो काम करता है वो खून को छानने का काम करता है, आगे मैं बताऊंगा, है ना। जैसे यहाँ पे बोमेन संपुट है, तो जब मैं इसका फिगर आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका फिगर बताऊंगा, क्योंकि उस समय मैं आपको क्रिया भी हो सकता है इसमें ना मैं बता सकूं। तो देखो, तो नेफ्रॉन का बात समझ में आया। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि वृक्क का जो संरचना है वो नेफ्रॉन से ही हुआ है और वृक्क का काम नेफ्रॉन से ही चलता है। नेफ्रॉन ठीक ढंग से काम करेगा तो वृक्क भी ठीक ढंग से काम करेगा, क्योंकि खून छानता है, खून छानने के बाद उसमें से जो भी नाइट्रोजनस उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उसको यूरिनरी ब्लैडर में ले जाकर भर देता है, जो मूत्र के रूप में हम लोग बाहर अपने शरीर से निकाल देते हैं। ठीक है और हम लोग देखते हैं ना कि कभी कभी कहते हैं किडनी में पत्थर बन जाता है, आप लोग सुने होंगे किडनी में पत्थरी बन जाता है बहुत सारे लोगों का, तो वो नेफ्रॉन का ही डिफ़ॉल्ट है। अगर हम लोग पानी ज़्यादा नहीं पीते हैं तो नेफ्रॉन में जाके वो गंदगी फंस जाती है, जिससे वो पत्थर का रूप धारण कर लेती है। चलते हैं आगे। इनकी संख्या प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख होती है। मतलब क्या, नेफ्रॉन की संख्या है ना, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख होते हैं। मतलब एक वृक्क में 10 लाख, दूसरे वृक्क में 10 लाख, तो टोटल होके कितने हो गए, 20 लाख। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में आता है कि प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 10 लाख होती है। अब देखो, प्रत्येक नेफ्रॉन के सिरे पर एक बोमेन संपुट होता है। जो भी नेफ्रॉन, अगर आप नेफ्रॉन को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो नेफ्रॉन के सिरे पर एक कटोरी के जैसा आकृति दिखाई देगा,
जिसको हम लोग बोमेन संपुट कहते हैं। और बोमेन संपुट में कोशिकाओं का गुच्छा होता है जिसको हम लोग कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक छोटा सा फिगर बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। ये फिगर देख रहे हैं? तो ये जो कटोरी के आकार का आप देख रहे हैं यहाँ पे, यही बोमेन संपुट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो नेफ्रॉन के सिरे पर होता है। और यहाँ पर कुछ कोशिकाओं का जाल बना होता है अंदर यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका गुच्छ। यहाँ पे कोशिकाओं का गुच्छा होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये नीचे से एक पाइप निकलती है और यहाँ पर ये हेनेल्स लूप है। आगे मैंने यहाँ पे लिखा है ये हेनेल्स लूप है। फिर ये संग्राहक नलिका है, फिर ज्वाइंट रहता है। तो 3 से 4 मेन पार्ट हैं नेफ्रॉन के। पहले तो बोमेन संपुट, कोशिका गुच्छ जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, हेनेल्स लूप और संग्राहक नलिका। यही है नेफ्रॉन का ऑलमोस्ट फिगर। और भी मैं काफ़ी डिटेल में फिगर आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो बात आ गई समझ में। तो नेफ्रॉन के सिरे पर बोमेन संपुट में कोशिकाओं का गुच्छा जिसको हम लोग कोशिका गुच्छ कहते हैं और इंग्लिश में उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। चलते हैं आगे। अब देखो बोमेन संपुट के नीचे क्या होता है। बोमेन संपुट के नीचे एक हेनेल्स लूप होता है। मैंने आपको दिखाया था, नीचे एक ऐसे पाइप गई होती है, वो हेनेल्स लूप होती है जो आगे जाके संग्राहक नलिका से जुड़ जाती है। ठीक है, अब वो संग्राहक नलिका से क्यों जुड़ती है, जैसे देखो ये हेनेल्स लूप है। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, संग्राहक नलिका था। तो क्या होता है कि यहाँ पे कोशिकाओं का गुच्छा है और ये है अभिवाही धमनी और ये है अपवाही धमनी। याद रखेंगे, अभिवाही धमनी, अपवाही धमनी। यहाँ से खून आता है नेफ्रॉन में और आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, कोशिकाओं का गुच्छा होता है जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ से खून आएगा, यहाँ पे खून को छाना जाएगा जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं, फिर ग्लोमेरुलस छनन क्रिया कहते हैं। वृक्क का कार्य यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, अभिवाही धमनी खून लेके आएगा, यहाँ पे खून को छाना जाएगा। खून छनने के बाद जो शुद्ध खून होगा, जो साफ खून होगा, उसको इस रास्ते से फिर से पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा और बच जाएगा यहाँ पे बेकार पदार्थ जो कि खून छानने के बाद बचा गया है। जैसे कि आप चाय छानते हो ना, तो चाय को चाय छन्नी से छानते हैं, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे होता है। चाय पत्ती ऊपर रह जाती है और चाय नीचे चला जाता है, लेकिन यहाँ पे चाय नीचे ना जाके, यानी कि खून नीचे ना जाके शुद्ध खून ऊपर चला जाता है यहाँ से और फिर पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे बेकार पदार्थ यहीं पे बचे रहते हैं। अब उस बेकार पदार्थ को नीचे भेजा जाता है, यहाँ पे हेनेल्स लूप से होते हुए या इधर आएगा। फिर और भी पूरे शरीर से जो भी बेकार पदार्थ है जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो यहाँ पे भेजे जाएंगे और सब मिलकर अंत में जाके यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में मिल जाएंगे और सब वहाँ पर संग्रहित हो जाएंगे, जो मूत्र के रूप में हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस छनन क्रिया, चयनात्मक पुनरावशोषण और नलिका स्त्रवन। यही 3 काम होते हैं नेफ्रॉन में। ठीक है, पहला काम समझ में, ग्लोमेरुलस में छनन क्रिया, पहले खून आएगा, यहाँ पे छाना जाएगा, फिर साफ खून पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद से दूसरा प्रोसेस होता है, जब बेकार पदार्थ यहाँ पे नीचे भेजा जाएगा ना, तो उसमें से भी कुछ अच्छे पदार्थ को चुन लिया जाएगा, है ना, सोख लेता है ये नेफ्रॉन अच्छे पदार्थों को, बेकार पदार्थ में से भी अच्छे पदार्थ चुन लेता है और फिर उसके शरीर में भेज देगा। तो उसको कहते हैं चयनात्मक पुनरावशोषण, यानी कि पुनः अवशोषण, फिर से अवशोषण, और भी चुन चुन कर। और उसके बाद यहाँ पे आएगा, फिर नलिका स्त्रवन होगा। मतलब ये जो संग्राहक नलिका है पूरे शरीर से, और आपको तो पता है कि ये एक नहीं होता, ये आप किडनी में कितने होती है, 10 लाख होता है, तो 10 लाख काम करेंगे, सब मिलजुल कर काम करेंगे। ठीक है, तो ये पूरे शरीर से भी लिक्विड फॉर्म में बेकार पदार्थ ऑब्जॉर्व करते हैं और यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, तो यही है वृक्क के कार्य। और मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा नहीं है, सिर्फ कार्य मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप कहेंगे तो मैं कार्य नेक्स्ट लेक्चर में लिख दूंगा, जो आप भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो यही बात मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो वृक्क का कार्य जो है वो किस पे निर्भर करता है? नेफ्रॉन के कार्य पर निर्भर करता है। नेफ्रॉन कार्य करेगा तो वृक्क भी ठीक ढंग से कार्य करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, जो कि इस चैप्टर से रिलेट करता है, इस टॉपिक से रिलेट करता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। तो ये तो आप ऐसे ही बता सकते हैं। तो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। ठीक है, आंसर इज 2। नेक्स्ट है, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जन अंग क्या है? तो मनुष्य का मुख्य उत्सर्जन अंग क्या होगा? वृक्क होगा। फेफड़ा तो होगा नहीं, फेफड़ा श्वसन में काम करता है, हृदय परिवहन में काम करता है, और ये होगा नहीं। तो मनुष्य का मुख्य उत्सर्जन अंग वृक्क होगा। प्रत्येक वृक्क में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो प्रत्येक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, आपको पता ही है। और दोनों मिलाकर 20 लाख होंगे, 10 लाख 10 लाख। तो प्रत्येक वृक्क में कितने नेफ्रॉन हुए? 10 लाख। नेक्स्ट है, वृक्क किस प्रक्रम से जुड़ा हुआ है? तो वृक्क पोषण से जुड़ा है, श्वसन से जुड़ा है, या परिवहन से जुड़ा है, उत्सर्जन से जुड़ा हुआ है? तो अभी हम लोग उत्सर्जन पढ़ रहे हैं ना, तो आंसर होगा क्या? उत्सर्जन। वृक्क किस प्रक्रम से जुड़ा हुआ है? उत्सर्जन से जुड़ा हुआ है। और वो भी मनुष्य का किडनी हो चाहे जो भी किडनी हो, तो वृक्क जुड़ा हुआ है उत्सर्जन से। तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसका नोट्स बना लें और याद कर लें, एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तब तक के लिए